नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। मुझे लग रहा है आज तो तुम्हें जोश की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी सुबह से तुम लोग एकदम, तुम्हारा एड्रेनलिन एकदम हाई लेवल पर होगा, बिल्कुल एकदम। क्या हाल चाल है भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली आज की क्लास के लिए तैयार सब लोग? फुल जोश। ऑलमोस्ट वैसे भी तुमको सारी अपडेट्स मिल गई होंगी, सब कुछ पता चल गया होगा। एंड तुम्हें सडनली फील हुआ होगा ना, अरे यार सर, इसीलिए तो मुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है सर, ताकि मैं भी कुछ कर दिखाऊं सर। पर मेन बात यह है कि ऑपरेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है हमको। ये ऑपरेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, मेन बात यह है। वो सारी बातें ठीक है, पर वो 26 जो लोग मरे वो वापस नहीं आ पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। यस, ये एक विक्ट्री जैसा जरूर है हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए एक विक्ट्री जैसा जरूर है, मगर ये भी ध्यान रखना कि वो लोग भी वापस नहीं आ पाएंगे। वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये बात सच है। वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बट स्टिल हम एटलीस्ट ये मैसेज क्लियर कर देंगे कि अगर हमारा नुकसान होगा तो तुमको भी नुकसान होगा, और तुमको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तुम चाहकर भी कभी नहीं कर पाओगे। हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ खराब होना था? अच्छा यस, पिक्चर अभी बाकी है, बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर में अभी होना क्या है। मैंने आप लोगों को, तुम में से कई लोगों ने मेरे से पूछा था, सर पहलगाम के बारे में बताओ, पहलगाम के बारे में बताओ। मैंने जब भी तुमको बताया पहलगाम के बारे में, तो तुमसे हमेशा मैंने एक बात बोली थी कि इंडिया डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा, एक मेजर स्ट्राइक होगी। मैंने शायद कई बार तुम लोगों से बात बोली थी, ऐसा नहीं है एक दो बार। पुराने वीडियोस उठाकर देखो कि तुम्हें यही मिलेगा कि मैंने हर बार तुमसे यही बोला था, एक मेजर स्ट्राइक होगी, बहुत मेजर स्ट्राइक होगी, और वो ही हुआ है। चलिए, तो फाइनली आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। तो आज मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा बहुत यहां पे संगम एरा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी तक बौद्धिज्म देख चुके हैं, जैनिज्म देख चुके हैं, ठीक है, और मगध एरा देख चुके हैं। इतना कुछ देखने के बाद फाइनली अब हम लोग आज आ गए हैं यहां पर, जहां पे हम लोग देखेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में। किसके बारे में? मॉडर्न एम्पायर के बारे में। मॉडर्न एम्पायर के बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात करें, तो इसके बाद एक और पीरियड आएगा जब मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन होता है, उसके बाद का पोस्ट मॉडर्न। कौन सा? पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में। तो ये दोनों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन यहां पर करेंगे। बाकी आज एक यूट्यूब पर भी हमारा लाइव सेशन है, जहां पे हम लोग करंट अफेयर लेकर आएंगे आपके लिए, इस पूरे महीने का करंट अफेयर डिफेंस वाला पर। तो आप लोग वो भी देख सकते हो, मार्च मंथ का चलेगा फिलहाल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया।
अलेक्जेंडर जब आया था तो वो किस जगह से आया था? वो आया था इस वाले रीजन से। ये रीजन है ग्रीस। कौन सा रीजन है? ग्रीस वाला रीजन है। ग्रीस से फाइनली इसने अटैक शुरू किया। एक बार वो इधर गया, यहाँ पे डेजर्ट रीजन देखा, तो फाइनली फिर ये वापस आता है और इस तरफ बढ़ता है। यहाँ पे इंडस रिवर तक के रीजन तक ये क्या करता है? फाइनली अपने आप को लेकर जाता है। कहां तक लेकर जाता है? इंडस रिवर तक लेकर जाता है। इंडस रिवर पे पहुंचने के बाद फाइनली यहाँ पर अब आपको इसको क्या डिसाइड होता है कि यार अब इसके आगे भी बढ़ना है। जब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। किसकी? नंदा एम्पायर। तो यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में नंदा एम्पायर कंट्रोल करता था और उससे जीत पाना मुश्किल था। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने यहाँ से क्या किया? फाइनली रिटर्न आना शुरू हो गया। एंड जब रिटर्न आया तो बेबीलोन में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ये कहानी कही जाती है, बट ये चीज बड़ी सोचने में अजीब लगती है कि एक जीता हुआ राजा अपना जीता हुआ क्षेत्र छोड़कर क्यों जाएगा, है ना। सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 356 बीसी में मैसिडोनिया में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न एट देयर। एंड फाइनली बेबीलोन में इसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। अब इसकी डेथ के पीछे क्या रीजन है? कुछ लोग कहते हैं बीमार पड़ गया था, कुछ लोग कहते हैं इसको मलेरिया हो गया था, कुछ लोग कहते हैं कि इसको जहर दिया गया था। बहुत सारी कहानी है, बट कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलती, पर पता चलता है कि हाँ इसके बारे में बहुत सारी बातें। फाइनली ही वॉज द किंग ऑफ मैसिडोनिया। मकदूनिया का क्या था? राजा बनता है ये 336 से लेकर 323 तक, मतलब जब तक इसकी मृत्यु होती है। आफ्टर हिज फादर, इसके फादर थे जिनका नाम था फिलिप्स। क्या नाम था? फिलिप्स। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो इसके हाथ में क्या होता है? ये पूरा का पूरा कंट्रोल होता है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया आज के टाइम पर ग्रीस में है। कहां पर है? ग्रीस में। फाइनली बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ जानदार जानने की जरूरत नहीं है। इसकी आर्मी आगे बढ़ती है और एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका की साइड मूव करती है। फाइनली ये एंटर करते हैं कहां पर? इंडिया वाले पार्ट में। कहां पे एंटर करते हैं? इंडिया वाले पार्ट में एंटर करते हैं। एंड 326 बीसी में 326 बीसी में ये कहां पे पहुंचता है? इंडस रिवर के पास पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? इंडस रिवर के पास पहुंचता है। इंडस रिवर के पास ही एक राज्य था जिसका नाम था तक्षशिला, और यहां पर एक राजा था जिसका नाम था अंबिक। क्या नाम था? अंबिक। इसके फादर का नाम था तक्ष। क्या नाम था? तक्ष। उन्हीं के नाम से नाम पड़ा था तक्षशिला। अंबिक यहां पे क्या करता है? ये देता है सपोर्ट किसको? अलेक्जेंडर को। क्या करता है? अलेक्जेंडर को सपोर्ट करता है। और इसी के सपोर्ट के बाद क्या होता है? अलेक्जेंडर को फाइनली इंडिया का एक्सेस मिल जाता है। एंड इसके बाद इसी की हेल्प से, इन्हीं दोनों के मिलने के बाद ये किसकी तरफ बढ़ते हैं? झेलम नदी की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? झेलम नदी की तरफ बढ़ते हैं। जब ये झेलम नदी की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर एक राजा आता है जिसका नाम था पौरस। क्या नाम था? पौरस। एक्चुअल में जो अंबिक था ये एक्चुअल में पौरस को कंट्रोल करना चाहता था, उसको हराना चाहता था, अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, पर ये अकेले कर पाना मुश्किल था। तो ये क्या करता है? यहां पर इसको सपोर्ट में लेता है। इसको सपोर्ट में लेकर क्या करता है? पौरस के ऊपर अटैक करता है। क्या करता है? पौरस के ऊपर अटैक करता है। जब पौरस के ऊपर अटैक करता है तो पौरस यहां पे हार जाता है, और ऐसा कहा जाता है अंबिक ने पौरस की बेटी से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। एंड पौरस हारता है, और हारने के बाद क्या होता है? यहां पर इसकी संधि हो जाती है। किसके साथ? अलेक्जेंडर के साथ। क्या करता है? ट्रीटी करता है अलेक्जेंडर से। यहां अच्छा सॉरी लिखा हुआ है, क्या होता है? डिफीट होता है। डिफीटेड एंड मैरी विद, सॉरी मैंने क्या लिख दिया? डिफीटेड एंड कुछ और बता रहा था यार मैं, इसमें कुछ तो बताने वाला था मैं। एंड ट्रीटी विद, मैरी बोल रहा हूं मैं, सॉरी। ट्रीटी विद अलेक्जेंडर। क्या करता है? अलेक्जेंडर के साथ ट्रीटी करता है।
अब कई लोग कहते हैं कि इस ट्रीटी में ये हुआ था कि दोनों आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, ये सब चीजें बातें होंगी, ठीक है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई। इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ हाइड एंड पीस, ठीक है, बैटल ऑफ हाइड एंड पीस कहा गया। पर मेन बात क्या है, क्या सच में ऐसा है? अब उस समय पर ये सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ये सिल्वर कॉइन में आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ भाई, ये जो सिल्वर कॉइन है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? अगर तुम यहां पर देखोगे तो इस सिल्वर कॉइन में देखकर तुमको क्या एहसास हो रहा है, किस चीज के बारे में पता चल रहा है? कि एक आदमी बैठा हुआ है घोड़े पर और दूसरा आदमी बैठा हुआ है हाथी पर। हाथी पर कौन हो सकता है? जिन्हें हाथियों के बारे में पता हो। और ये पता किसको था? इंडियंस को। किसको पता था? इंडियंस को पता था। क्या अलेक्जेंडर जानता था हाथियों के बारे में? नहीं। अलेक्जेंडर आया था घोड़े के साथ, और हाथी पर बैठ के कौन? पोरस इसको भाला मार रहा है। पोरस क्या कर रहा है? इसको भाला मार रहा है। अगर आप देखोगे हाथी पर बैठा हुआ है, ये आदमी का चेहरा सा दिखाई दे रहा है, दाढ़ी सी है, और यहां पर जो आदमी बैठा हुआ है ये ऐसे है जैसे हाथ ऐसे कर रखा है किसी ने, अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऐसे करते ना, एग्जैक्ट वही कंडीशन, एग्जैक्ट वही कंडीशन। तो इसको देखकर ये तो पता चलता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसान अलेक्जेंडर को ही हुआ है। तो फिर यहां पे संधि का क्या मतलब है, ट्रीटी का क्या मतलब है ना? तो ये अगर सिल्वर कॉइन उस टाइम पर मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो इतिहास हमको पढ़ा जा रहा है वो क्या है? गलत है, झूठा है, फैब्रिकेटेड है, पॉलिश्ड है, जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आप बोलना चाहो। तो फाइनली जब ये सब चीजें हो रही हैं तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं हमें पोरस के बारे में काफी हद तक गलत बताया है। अलेक्जेंडर घायल हुआ था या मारा गया था वो हमको नहीं पता, पर यह बात सच है कि पोरस यहां पे नहीं हारा था। और अगर इतिहास में कहीं लिखा हुआ अगर मिल जाए तो बात अलग है, पर सिक्के अगर उस समय पर बनाए गए तो इसका मतलब काफी हद तक ये चीजें सही हैं। फाइनली ऐसा कहा जाता है, बट ये यहां से घायल होता है, घायल होकर वापस जाता है, इसकी सेना लड़ने से मना कर देती। ये सारी कहानी थी। इसका एक टीचर था जो इसके साथ आया था अलेक्जेंडर के, जिसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। फाइनली फिर आता है यहां पे मॉडर्न एम्पायर। कौन सा एम्पायर? मॉडर्न एम्पायर। अब मॉडर्न एम्पायर कैसे आया? तो ऑलरेडी यहां पर इस समय तक सारी की सारी घटनाक्रम हो चुका है, जो भी घटनाक्रम चलना था वो सारा का सारा हो चुका है। ठीक, धनानंद और नंदवंश जा चुके हैं। ठीक है, आफ्टर नंदवंश, नंदवंश के बाद यहां पर कौन आता है? यहां पे आता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य आता कैसे? तो सबसे पहले बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य। और चाणक्य ने क्या किया था? चाणक्य ने उस पूरी की पूरी कूटनीति को तैयार किया था, और उस पूरी कूटनीति को तैयार करने के बाद सबसे पहले जो धनानंद था, नंदवंश था, उसमें फूट डालनी शुरू की। फूट डालते डालते ये कंडीशन आ गई कि ये अंदर से कमजोर हो गए, खोखले हो गए। तब यहां पर क्या किया? चाणक्य की हेल्प से, यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। ये क्या करता है? आर्मी लेकर आता है और यहां पे अटैक कर देता है। तो फाइनली चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 बीसी तक डिफीट द धनानंद, एंड क्या करता है? फाउंडेशन रखता है किसकी? मौर्यन एम्पायर की। किसकी? मौर्यन एम्पायर की। इसकी कंप्लीट हेल्प किसने की? मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। ध्यान रखना, चाणक्य इज आल्सो नोन एज कौटिल्य, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। यहां पे दिया गया अर्थशास्त्र। एक अगर देखा जाए तो इनकी जो नॉलेज है, इनकी जो इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल, राजनयिक लेवल पर है ना, डिप्लोमेटिक लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, इन सब लेवल पर इनकी जो नॉलेज थी वो लिटरली अपने आप में आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी। और ये जो बुक लिखी गई थी ये भी किसके ऊपर थी? पॉलिटिकल साइंस पे थी।
किस पे थी? पॉलिटिकल साइंस पे थी। किस पे थी? पॉलिटिकल साइंस पे थी। और इस बुक में सोचो, ये बुक आज भी हमारे लिए स्टडी के लिए अवेलेबल है। और ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट थी, सोचो कि इस बुक का इंपैक्ट आज भी हमारे ऊपर पड़ता है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट इस बुक के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको यूज करती है। आज के टाइम पर हमने जो किया है पाकिस्तान के साथ, अगर आप सोचो कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इन सबको दूसरे देशों के सामने प्रेजेंट करना, दूसरे देशों के लोगों को अपने साथ मिलाना, उनके साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना, आज के टाइम पर यह स्थिति है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये सब डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन, ये सारी वॉरफेयर की जो इंफॉर्मेशन थी कहां से आई थी? इसी चाणक्य की पुस्तक से आई थी। सोचो, वी आर द इंडियंस, हम चाणक्य को नहीं पढ़ते। तुम में से शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो चाणक्य या अर्थशास्त्र पुस्तक को पढ़ता हो, पर तुम्हें सोच के थोड़ी सी हैरानी होगी, चाइनीज गवर्नमेंट चाणक्य को पढ़ती है। पता है, चाइनीज गवर्नमेंट पढ़ती है। और ये मेरे लिए भी हैरानी की बात थी। पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई साहब आपको पता नहीं है, पर आपका जो ये लिटरेचर है ना, चाइना तक में फेमस है सर, चाइना तक में लोग पढ़ते हैं इसे। हम लोग हैं जो हम इन चीज़ों की काबिलियत नहीं समझते, इन चीज़ों को नहीं पढ़ते। हम लोग वोकिज्म की और इंग्लिश की चेतन भगत जैसी स्टोरियों को पसंद करने लगते हैं बेवकूफ़ों की तरह। बट एक्चुअल जो लिटरेचर है, जो चीज़ पढ़नी चाहिए, वो आप नहीं पढ़ते। फाइनली इसी टाइम ड्यूरेशन पे हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है। ये कई बार आपको पता चलेगा, कई बार आप लोग देखोगे तो आपको थोड़ा सा हैरानी होगी इस चीज़ के बारे में। एक सेकंड में इसमें एक चीज़ और भी बता रहा था, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है? चलो ठीक है, यहीं पर बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, बताता हूँ अभी। उत्तरापथ बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तक्षशिला से लेकर राजगृह तक, ये राजगृह, तक्षशिला से लेकर राजगृह तक, तक्षशिला से लेकर राजगृह तक, है ना? ये जो पूरी की पूरी रोडवे या ये जो लाइन है, ये वही लाइन है, ये वही सड़क है जिसे आप लोग उत्तरापथ कह रहे हो। यही उत्तरापथ आगे जाकर मेडिवल हिस्ट्री में बन जाता है क्या? सड़क ए आजम। क्या बन जाता है? सड़क ए आजम। और यही सड़क ए आजम आगे चलकर मॉडर्न हिस्ट्री में बन जाता है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या बन जाता है? ग्रांड ट्रंक रोड। उत्तरापथ से ग्रांड ट्रंक रोड का सफर है ये एक्चुअल में इसका। और सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, इस उत्तरापथ का बारे में अगर तुम में से कभी किसी ने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में भी उत्तरापथ आता है, एक जगह इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, उत्तरापथ के बारे में। सेम ऐसे ही एक और रास्ता बनाया गया था जिसको कहते हैं दक्षिणापथ। क्या दक्षिणापथ? कहां से आ रही है? प्रतिष्ठान से जा रही है ये सड़क, उज्जैन होते हुए, बनारस होते हुए श्रावस्ती तक। कहां तक? श्रावस्ती तक। और ये कौन सा था? ये था दक्षिणापथ। और आज के टाइम पर भी अगर तुम लोग कहीं पर भी मूव कर रहे हो, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाओगे तो आप उज्जैन होते हुए ही जाओगे। आप, ये एक सेंटर पॉइंट की जैसा था, आप उज्जैन होते हुए ही जाओगे। आज भी कोई सड़क जाती है, ट्रेन जाती है, ज्यादातर यहीं से जाती है, ज्यादातर यहीं से जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है, ये आगे चलकर क्या फॉलो करता है? किसको? सॉरी, सबसे पहले तो स्टैंडिंग आर्मी बनाता है, ठीक है। बाय द आर्मी क्या करता है? कंट्रोल द पूरे देश को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद थ्री 305 BC में
क्या करता है? अटैक ऑन सेल्यूकस। सेल्यूकस के ऊपर अटैक करता है। सेल्यूकस कौन था? कमांडर था। कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। सेल्यूकस को डिफीट करता है और क्या करता है? डिफीटेड एंड मैरी विद हिज डॉटर हिलना। क्या नाम है इसका? हिलना। क्या नाम है? हिलना। एंड कैप्चर। क्या कैप्चर करता है? हेरात, कांधार, काबुल एंड बलूचिस्तान। हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान को क्या करता है? कंप्लीट कैप्चर करता है। क्या करता है? कंप्लीट कंट्रोल करता है ना। इसको कंट्रोल करने के बाद फाइनली क्या करता है? ये अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरह से आगे तक फैला देता है। पहला काम दुश्मन पर अटैक करना नहीं है। आज के टाइम पर क्या किया हम लोगों ने? स्ट्राइक से पहले इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, जितने भी लोग थे, जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, सबको पहले से बोल दिया कि जवान बंद रखना, जो कुछ होगा देश के हित में हो रहा है, और तुम में से कोई अगर फालतू बोल गया तो मारूंगा। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से बचने के लिए पहले ही पाकिस्तान के सारे यूट्यूब चैनल, सारे चैनल बंद, कंप्लीट ब्लॉक। सिर्फ और सिर्फ इंडिया का चलेगा। कोई भी पर्सन जो अगेंस्ट नेशन बोल रहा है, गलत तरीके से फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को गलत प्रेजेंट कर रहा है, उसको तुरंत सबसे पहले साइड करो, ताकि देश के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। जैसे ही ये काम हुआ, तुरंत क्या किया? अब बाहर वाले को संभालेंगे। सबसे पहले इसने क्या किया? स्टैंडिंग आर्मी बनाकर पूरे देश को कंट्रोल किया अच्छे से। जब देखा अब देश के अंदर की सारी समस्या खत्म, तो अब फाइनली बाहर वाले से निपटेंगे। बेटा अटैक नहीं किया, सीज फायर किया। सीज फायर, आर्टिलरी फायर, ठीक है, स्मॉल आर्म्स फायर, ये सारे कर रहा है अभी वो पुंछ वाले एरिया में, और लगातार कर रहा है। अभी जब तक मैंने क्लास शुरू की थी तब तक वो बस यही सारे अटैक कर रहा था। अब जब से क्लास शुरू किया, अगर उसके बाद अचानक से उसने अटैक डिक्लेयर कर दिया तो बात अलग है, बट जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है। बट अगर किया है तो भाई ये फिर उसने अपनी कब्र खुद खोली है। ठीक है, तो उसे वो वैसा कोई अटैक नहीं है, चिंता मत करो। ऐसा तो कुछ मुझे नजर नहीं आया यार, तुम ऐसी क्यों बोल रहे हो? तुमने तो यार एकदम से चौंका दिया, बट ऐसा हम्म, नहीं। ठीक है, चलो फाइनली मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर आता है इसके दरबार में। अब ये ग्रीक एम्बेसडर आता कहां से? ये जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज है, ये एक्चुअल में आता है किस जगह से?
ये कोई और नहीं था। जब मार पड़ती है तो उसके बाद खुद सेलुकस बोलता है भाई देखो ऐसा है, अब हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, प्लीज ये आपस की लड़ाइयां बंद कर देते हैं, है ना। और बंद कर देते हैं मीन्स मेगास्थनीज आज से तुम्हारे दरबार में रहेगा और हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। क्या करेगा, हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसको क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। तो मेगास्थनीज ये वही व्यक्ति है जिसने एक इंडिका नाम की बुक लिखी थी। और इंडिका जो इसने बुक लिखी थी, इसने बताया था यहाँ पे सोसाइटी जो है आपकी, जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी है आपकी वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। आप कहोगे सर ये पार्ट्स कैसे हैं सर? तो पार्ट्स मतलब कि लोगों को काम के आधार पर बांटा गया था। और सबसे ऊपर जो पार्ट था वो कौन था, वो था किसान। उसके बाद बढ़ई, लकड़ी का लोहे का काम करने वाले लोग। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते सबसे नीचे जो व्यक्ति होता था वो होता था पार्षद। वो कौन होता था, वो होता था पार्षद। क्लियर, बात समझ में आई यहां पे, हाँ या ना? क्लियर। फाइनली अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में इसने क्या किया, अपने राज्य को पूर्णतः स्थापित किया। पाटलिपुत्र वैसे भी कैपिटल रही है। 321 से लेकर 297 तक इसका कंप्लीट रिजीम रहता है। इसके बाद ये क्या करता है, ये करता है संथाला। क्या करता है, संथाला करता है या फिर संलेखना। क्या करता है, संलेखना करता है। संथाला और संलेखना। अब संथाला और संलेखना जब ये करता है ठीक है, संथाला या संलेखना जो भी वर्ड यूज किया जाएगा दोनों का मतलब एक ही है, मतलब कि फास्टिंग करता है। क्या करता है, फास्टिंग करता है। एंड फास्टिंग में ही, ड्यूरिंग फास्टिंग क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? फाइनली अब सोचो, ये अपने रिलेशन कई और देशों के साथ क्या करता है, बिल्ड करता है। इतने ज्यादा बिल्ड करता है कि इजिप्ट के जो राजा होते हैं उनके संबंध इतने अच्छे होते हैं कि अशोक के दरबार में वो क्या करता है, अपना दरबारी भेजता है जिसका नाम था डायोनिसियस। और ये संबंध एक दिन में डेवलप नहीं हुए, संबंध एक्चुअल में कहां से डेवलप होते आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से डेवलप होते आए हैं और आगे तक डेवलप हुए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर आता है इसका बेटा जिसका नाम था बिंबसार। क्या नाम था, बिंबसार था। ठीक है, और जब बिंबसार के बारे में बात करते हैं, जब यहां पे हम लोग बिंबसार के बारे में बात करते हैं तो बिंबसार वन ऑफ द मोस्ट, सॉरी बिंबसार बोल रहा हूं यार, बिंदुसार। बार बार यार ये मैसेज मत करो, पता है मेरा ध्यान भटकता, मुझे लगता कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए, या मैसेज बंद कर दो या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। ठीक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बात करेंगे। तुम हर 1 मिनट पे मैसेज डालोगे, मेरा ध्यान भटक जाएगा और मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज में कुछ और हो गया हो। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, पढ़ लो, उसके बाद ये सारी बातें कर लेंगे। वरना तुम्हारे मैसेज के चक्कर में बिंदुसार का बिंबसार हो जाएगा भाई। समझे? भाई लिटरली अभी एक्चुअल में हो यही रहा है कि हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट आता है कि मतलब लगता है यार ये क्या हो गया। हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब थोड़ी देर शांत हो जाओ, क्योंकि बहुत देर के बाद मैं टैब बंद करके पढ़ा रहा हूं। वरना पूरे टाइम मैं टैब खुला हुआ था, मैं लगातार न्यूज, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई आर्टिकल, कभी कुछ देख रहा था। चलो, तो फाइनली बिंदुसार,
बिंदुसार की भी एक अनोखी कहानी है, एक अलग कहानी है। एक्चुअली बिंदुसार जब पैदा हुआ था तो उस समय पर यह विवाद बहुत था कि आखिर राजा कौन बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तरफ तो हेलेना से शादी हो रही है, दूसरी तरफ इसकी माता भी है, सब कुछ। तो ये हुआ कि भाई बेटा कौन होगा जिसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो हेलेना वही महिला है जिसके लिए आप लोगों ने कई बार चाणक्य का एक विचार सुनते होंगे कि किसी भी विदेशी महिला से उत्पन्न बालक कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कई बार आज के टाइम पर भी हम लोग ये कोटेशन यूज करते हैं, कई बार ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग कई बार आज के टाइम पर भी ये वर्ड यूज करते हैं, लाइन यूज करते हैं कि विदेशी महिला से उत्पन्न बालक कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं बन सकता। तो फाइनली बिंबसार, अब बिंबसार के साथ भी एक अनोखी चीज कि बिंबसार की जो माता है वो एक बार गलती से क्या करती है, चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लेती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोज उसको हल्का हल्का सा जहर दिया जाता था ताकि उसकी जो बॉडी है वो अपने आप ही एंटीबॉडीज क्रिएट कर ले, है ना। और वो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज क्रिएट करती रहती है छोटे छोटे जहर के डोज के साथ धीरे धीरे, ताकि कभी भी कोई विष कन्या उसको मारे, कोई सांप से कटवाए, कोई जहर दे दे, तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ हो ना। जब ये चीज चल रही है, सोचो उस टाइम पर कितनी प्लानिंग चल रही थी इस चीज को लेकर, कितनी प्लानिंग की रही होगी इस चीज को लेकर। फाइनली जब ये सब चीजें चल रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, इसी बीच में क्या होता है, बिंबसार की जो माता है वो हल्का सा खाना खा लेती हैं, तो एकदम से सडनली वो कोलैप्स कर जाती हैं। और ये बात पता चलती है किसको, चाणक्य को। चाणक्य तुरंत ही क्या करते हैं, पेट फाड़ के बिंदुसार को बाहर निकाल लेते हैं। तो उसकी पूरी बॉडी पर खून के बूंदे लगी हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया बिंदुसार। क्या नाम पड़ गया, बिंदुसार पड़ गया। और ऐसा कहा जाता है बिंदुसार को भी जब भड़काया गया था तो एक बार चाणक्य को मारने की सोचता है, पर फिर लास्ट मोमेंट में पीछे हट जाता है। फाइनली बिंदुसार के बारे में अगर बात करें तो इसे अमित्रघात भी कहा जाता है, दुश्मनों को मारने वाला, उसे खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला। ठीक, आगे बात करें तो इसकी और इसके बच्चों की, मतलब इसके बच्चों में आपस में क्या होती है, लड़ाई होती है। और ये जो लड़ाई होती है ये क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सलेट कर जाती है, इतनी ज्यादा कर जाती है कि ये दोनों आपस में भी लड़ेंगे। तो एक तरफ था अशोक और दूसरी तरफ था सुसीम। कौन, सुसीम। तो अशोक को भेजता है कहां पर, ये उज्जैन में। कहां भेजता है, उज्जैन में। उज्जैन इसने बनाई जाती है अपनी सेकंड कैपिटल एक तरह से। दूसरी तरफ इसका दूसरा बेटा था जिसका नाम था सुसीम। सुसीम को कहां पर भेजता है, ये सुसीम को भेजता है तक्षशिला में। कहां पर भेजता है, तक्षशिला में। वो तक्षशिला का गवर्नर है और ये उज्जैन का गवर्नर है। जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बच्चे क्या करते हैं, आपस में लड़ना शुरू करते हैं। इस आपस की लड़ाई में फाइनली अशोक सामने आता है। कौन सामने आता है, अशोक सामने आता है। जब अशोक सामने आता है तो अशोक के हाथ में ये था कि भाई मुझे तो पूरा का पूरा राज्य चाहिए, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूंगा, मैं क्यों अपने भाइयों के साथ रहूं। ठीक है, ये लोग ऑलरेडी मुझे छोटा समझते हैं, मेरे साथ भेदभाव करते हैं, ये सारी चीजें थी। एंड फाइनली यहां पे अशोक क्या करता है, अपने भाइयों को अटैक करता है। और ऐसा कहा जाता है इसने अपने करीब करीब 99 भाई बहनों को मारा था। पर 99 भाई बहन क्या ये सच माने जा सकते हैं, नहीं माने जा सकते, क्योंकि 99 भाई बहनों का होना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा गया था कि 99 वो महत्वपूर्ण लोग थे जो एक्चुअल में इसके राज्य से जुड़े हुए थे, है ना, इसके राज्य से जुड़े हुए थे। क्लियर है, क्लियर। तो इसे ही अशोक द ग्रेट कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जिस तरीके से अगर देखा जाए, उस टाइम पीरियड में इसने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले पूरे भारत को एकीकृत किया ही किया, नो डाउट वो उसके दादाजी भी कर चुके थे, पर ये भी क्या करता है, उन सभी राजाओं को मारता है जिन राजाओं ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में खड़े होने की कोशिश की। ठीक है, दूसरी चीज 473 से लेकर 372 तक इसका रूल रहा। पर 473 और यहां पे बोलोगे 269, तो सर ये क्या है, 273 से लेकर 269 तक एक्चुअल में यहां पे चल रही थी सिविल वॉर। क्या चल रही थी, सिविल वॉर। क्या चल रही थी, सिविल वॉर। इस सिविल वॉर में लगातार सबके सब आपस में लड़ रहे थे और 4 सालों तक ये लड़ाई चलती रही। क्या चलता रहा, गृह युद्ध चलता रहा। और इस गृह युद्ध का निष्कर्ष क्या निकला कि अशोक क्या बन गया, यहां पे शासक बना। अशोक क्या बना, यहां पर
शासक बना। बात समझ में आई यहां पे? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही बात है माया। अगर अशोक ने ना किया होता बौद्धिज्म को एक्सेप्ट तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद मौर्य वंश आने वाले और कई सालों तक जीवित रहता, और कई सालों तक जीवित रहता, और शायद मौर्य वंश ने और भी कई बड़े क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया होता। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम सिर्फ कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ हो था, ठीक है, बट क्या हुआ था ये एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा हाँ यार, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, यहां पर ध्यान रखना, बिंदुसार जो है ना ये फॉलोवर है, फॉलोवर है आजीवक कम्युनिटी का। आजीवक सेक्ट का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स में से एक। इसकी जो फाउंडर थे उनका नाम था माखलीपुत गोसाल। माखलीपुत गोसाल। क्लियर? अब मैंने क्यों बताया वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फाइनली अशोक के टाइम पीरियड पे होती है कलिंग वॉर। क्या होती है कलिंग वॉर? कब? 261 बीसी में। कलिंग जो कि आज के टाइम का मॉडर्न उड़ीसा है, इसके बारे में भी जानकारी हमको खारवेल में मिल जाती है और बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। तो इसने अपने 99 भाई बहनों को मारा था, और कलिंग वॉर, इन दोनों की जानकारी कहां पे मिलती है? बौद्धिस्ट टेक्स्ट में। किसमें? बौद्धिस्ट टेक्स्ट में। क्या मिलती है हमें? इनकी जानकारी मिलती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ भी ये भी एक रिलीजन था। अब ये रिलीजन ऐसा नहीं था कि रिलीजन था, ये एक्चुअल में ब्रांचेस था। हिंदू जैसे रिलीजन है, हिंदुज्म में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। जैन बौद्ध हिंदुज्म से निकले हैं, सिखिज्म जो है वो हिंदुज्म से ही निकला है। इसी तरीके से एक ब्रांच ये भी थी जिसे कहा जाता था आजीवक। क्या कहा जाता था? आजीवक। फाइनली आफ्टर द कलिंग बैटल ये क्या करता है? बौद्धिस्ट धर्म की तरफ बढ़ जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि सबसे पहले एक बच्चे को देखता है जिसका नाम था निग्रोध। क्या नाम था? क्या नाम था? निग्रोध। निग्रोध यहां पे क्या करता है? जब युद्ध का मैदान होता है, उस युद्ध के मैदान में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, उन लाशों के बीच में से 7 साल का बच्चा निकल के जा रहा था। इससे ये क्या होता है? इंस्पायर होता है। तो निग्रोध से ये क्या हुआ? इंस्पायर हुआ। क्या हुआ? इंस्पायर हुआ। फाइनली निग्रोध से इंस्पायर होने के बाद, निग्रोध से इंस्पायर होने के बाद दूसरा पड़ाव क्या आता है? ये अपने एक चचेरे भाई से मिलता है जिसका नाम क्या था? उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। और उपगुप्त यहां पे क्या करता है? उपगुप्त यहां पे फाइनली क्या करता है? इसे पहली टीचिंग्स देता है। और फाइनली इसके बाद आता है कौन? मोगलीपुत्र तिस्से। मोगलीपुत्र तिस्से कौन थे? इसके रिलीजियस टीचर बनते हैं। अब मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात यह है कि अशोक को कहीं पर भी किसी भी धर्म ग्रंथ में या किसी भी शिलालेख में जो उसने बनवाया उसमें कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला कि मैं बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को छोड़कर या हिंदुज्म का त्याग करके बौद्धिज्म की तरफ जा रहा हूं, कहीं पर भी नहीं बोला। बट लोगों ने ये मान लिया कि हाँ वो बौद्धिज्म को फॉलो करता था। देखो आज के टाइम पर मान लो मैं हूं, मुझे जैन धर्म के विचार बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उन विचारों को मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। हाँ इसने बौद्धिज्म को प्रमोट जरूर किया, सपोर्ट जरूर किया, पर यह चीज एग्जैक्ट लिखी हुई नहीं मिलती कहीं पर भी, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? फाइनली जब ये पावर में आया तो इसने क्या किया?
धम्म महापात्र नामक एक क्या बनाया, पोस्ट बनाया। इस पोस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों को एक तरह से बोला जाए जिसको हम लोग मोरल पुलिसिंग बोलते हैं, है ना। क्या कर रहा था ये, मोरल पुलिसिंग कर रहा था, एक तरह से लोगों को सही रास्ते पर लेकर चलना, है ना, मोरली लोगों को सही रास्ता दिखाना, ये इसका काम था एक्चुअल में। फाइनली आगे चलकर होती है थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल इसके टाइम पीरियड पर। क्या होती है थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल, कहां पर, पाटलिपुत्र में 250 बीसी में। कहां पर, पाटलिपुत्र में 250 बीसी में। अशोक यहां पे क्या करता है, बौद्धिज्म को श्रीलंका और नेपाल तक फैलाने की कोशिश करता है, और इसी के चलते ये अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी क्या करता है, श्रीलंका भेजता है, बाय द ब्रांच ऑफ बौद्धि ट्री। किसके साथ, विद द ब्रांच ऑफ बौद्धि ट्री, ध्यान रखना, ब्रांच ऑफ बौद्धि ट्री। अब अगर देखोगे तो ये जो बौद्धि ट्री है, ये एक तरह से देखा जाए तो क्राफ्ट करके लगाया गया है। क्या करके लगाया गया, क्राफ्ट करके लगाया गया है। तो दुनिया का शायद ये पहला पेड़ रहा होगा जिसको क्राफ्ट करके, क्राफ्टिंग के थ्रू लगाया गया, और आज तक ये पेड़ वहां पर वैसा का वैसा ही है। अब आपको सर वो ही पेड़ है, कई बार वो पेड़ टूटा है, कई बार उसको तोड़ा गया है, कई और लोगों ने अटैक किया तब उसको नुकसान पहुंचाया है, बट आज के टाइम पर भी उसी पेड़ की कई सारी ब्रांचेस वहां पर हैं, और उसको जितना हो सकता है उतना सपोर्ट देकर किसी भी तरीके से उस पेड़ को वहां पे रखा जाता है, सपोर्ट रखा जाता है। एक ब्रांच टूट गई तो दूसरी ब्रांच से उसको लगा दिया, दूसरी टूट गई तो तीसरी ब्रांच से उसको लगा दिया, पर वो पेड़ हमेशा लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। अभी रिसेंटली इसी पेड़ की एक ब्रांच से क्या किया गया है, जो आपका एमपी है, एमपी में एक पेड़ लगाया गया है। फाइनली अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अशोक के एडिक्ट्स, जो अशोक ने कई जगह पर क्या लगाए थे, अपने पत्थर लगवाए, जिन पत्थरों में उसने क्या किया, इंफॉर्मेशंस लिखवाई। ये इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कि भाई किसका शासन है, कैसा शासन है और क्या चल रहा है, कोई भी व्यक्ति जो इस राज्य में है उसके लिए क्या क्या अनाउंसमेंट्स हैं, ये सब क्या मौर्यन एम्पायर में हमको सामने देखने को मिलता है। तो 33 एडिक्ट्स हमको देखने को मिले, जिसमें से 14 मेजर थे, 2 कलिंग से जुड़े हुए थे, 7 पिलर इंस्क्रिप्शन थे, और अदर जो थे वो माइनर थे। माइनर की सबसे बड़ी खास बात यह है, जितने भी माइनर इंस्क्रिप्शन थे इनमें मिलती है किसके बारे में जानकारी, अशोक के बारे में। अशोक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मिलती है हमको माइनर इंस्क्रिप्शंस में। बाकी सब में धर्म के बारे में बात होगी, राज्य के बारे में बात होगी, राज्य की नीतियों के बारे में बात होगी, पर माइनर इंस्क्रिप्शन में अशोक की अपनी जानकारी मिलती है। और यहीं पर इसको एक टाइटल भी दिया गया, वो टाइटल क्या था, देवानाम प्रिय। क्या, देवानाम प्रिय। फाइनली इस वंश का जो लास्ट शासक था उसका नाम क्या था, बृहदत्त। अशोक ने जब बौद्धिज्म को अपनाया, तो बौद्धिज्म को अपनाने के बाद अब जब भी आप नोटिस करोगे, इतिहास जब भी आप पढ़ोगे, आप एक चीज नोटिस करोगे, ये किसी के प्रति गलत भाव नहीं है, पर ये इतिहास में एक बड़ा ही अजीब सी बात है कि जब भी आप लोग देखोगे इतिहास के बारे में, तो आपको बड़ा ही अजीब सुनने को मिलेगा कि जिस एम्पायर ने बौद्धिज्म को फॉलो किया, वो एम्पायर एक टाइम के बाद अपने आप ही डिक्लाइन की तरफ जाता चला गया। हाँ बिल्कुल, कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हो चाहो तो, इसे मोरल पुलिसिंग कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही। मोरल पुलिसिंग का मतलब ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट भी मतलब वही है अगर देखा जाए तो इसका, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब भी वही है, ध्यान रखना। क्लियर, क्लियर। फाइनली यहां तक बात समझ में आ गई। अब वृहदत्त की हत्या कैसे हुई भाई, इसके बाद जितने भी लोग आए, इसके बाद इसका बेटा है जिसका नाम था कुणाल, कुणाल के बाद फिर तुविष्क आया, तुविष्क के बाद फिर दशरथ आया, दशरथ के बाद फाइनली यहां पर वृहदत्त आता है। वृहदत्त आता है तो वृहदत्त तक आते आते ये वंश जो वंश है इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि इसकी सीमाएं भी छोटी होती जाती हैं, और छोटी होते होते ये सिर्फ और सिर्फ केवल मगध के आसपास रह गए। कहां तक रह गए, मगध के आसपास रह गए, इतना छोटा हो गया था। तो फाइनली
इसके पास क्या था, हैव नो कंट्रोल ऑन आर्मी, आर्मी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था। अब सोचो कि इसका जो अपना सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, वो पूरी की पूरी सेना के सामने बृहदत्त का गला काट देता है, बट सेना का कोई भी व्यक्ति उसके अगेंस्ट में जाकर नहीं बोलता, नॉट इवन अ सिंगल वन, एक आदमी नहीं बोलता। कितनी अजीब बात है ना। फाइनली इस टाइम पर क्या होता है, ये वंश हो जाता है खत्म। जैसे ही इस वंश की समाप्ति होती है तो यहां पे आ जाता है कौन, शुंग वंश। पर शुंग वंश से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी यहां पे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी यहां पर देखते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहले अशोक के जो भी पिलर्स बनवाए गए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली, और वो क्या था, अशोक स्तंभ। आज तुम लोगों में से कई लोगों का सपना है कि सर माथे पर होना चाहिए सर अशोक स्तंभ, सर जो टोपी पहनूं उस टोपी पर अशोक स्तंभ हो। तुम में से कई लोग होंगे जो सोचते होंगे सर अशोक स्तंभ हो तो कंधे पर हो सर, ताकि वो भार महसूस हो सके देश के प्रति, वो कर्तव्यों का भार है आप जिसे अशोक स्तंभ समझ रहे हो, समझे। फाइनली अशोक स्तंभ कहां से मिलता है आपको, सारनाथ से मिलता है। कहां से मिलता है, सारनाथ से प्राप्त होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं सांची स्तूप, ये स्तूप भी अशोक के टाइम पीरियड पे शुरू हुए थे। किसके टाइम पीरियड पे, अशोक के टाइम पीरियड पे आते हैं। किसके टाइम पीरियड पे आते हैं, अशोक के टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है, बात समझ आई। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। बट 84,000 स्तूप अगर अशोक ने बनवाए थे तो भाई उनके सबूत कहीं तो दिखेंगे, कहीं तो दिखेंगे। अगर कहीं स्तूप ही के सबूत नहीं दिख रहे तो इसका मतलब शायद ये फिगर भी गलत है, ये फिगर भी क्या है, गलत है। तो ये 84,000 का डाटा आया कहां से, पता नहीं कहां से आया, पर ये डेटा लोगों ने हर जगह डालना शुरू कर दिया कि 84,000 स्तूप बनवाए थे। अगर 84,000 स्तूप बनवाए थे तो इंडिया में 84,000 स्तूप, आप समझ सकते हो कितना बड़ा डेटा है आज के टाइम पर। और इतने सारे स्तूप बनवाए थे तो उनके अवशेष हमें कहीं ना कहीं मिलने चाहिए थे। ऐसा ना हो कि भाई वो अवशेष ही नहीं है तो हम कह किस बेहाफ पर रहे हैं, ये बात, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो कुछ कुछ जगह पर यह कहा गया कि 84,000 ब्रिक्स का यूज किया गया था, और हर ईंट को एक स्तूप का रूप दे दिया गया। तो ये बात थोड़ी बहुत हजम हो भी जाती है, पर 84,000 स्तूप का डेटा ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है। बेटा इतने स्तूप कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने स्तूप डिस्ट्रॉय कर दिए, इतने स्तूप हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि इतने स्तूप डिस्ट्रॉय कर दें, समझे। तो ये तो थोड़ा सा अजीब है ना, ये तो थोड़ा सा अजीब है। फाइनली अशोक के टाइम पीरियड पर अगर आप लोग देखोगे ये पूरा का पूरा टेरिटरी अशोक के टाइम पीरियड का है, जिसमें पाकिस्तान भी आ रहा है, अफगानिस्तान भी आ रहा है, यहां पर देखोगे ईरान इराक वाला रीजन आ रहा है, और यहां पे ऊपर थोड़ा सा किर्गिस्तान कजाकिस्तान वाला रीजन आ रहा है। ये पूरा रीजन वो था जो अशोक के टाइम पीरियड पे था। इसके अलावा ये जो टेरिटरीज हैं, ये और ये, यहां पे जो टेरिटरी थी वो थी चेर चोल पांड्य वाली, ठीक है, चेर चोल पांड्य वाली। यहां पे असम में अलग टेरिटरी चल रही थी, और ये दोनों ही टेरिटरी क्या थे, ये लोग सपोर्टर थे। क्या थे, सपोर्ट में रहते थे, हमारे हमसे अलग नहीं रहते थे। ये इनके साथ इनकी संधि हो चुकी थी, तो संधि करके रह रहे थे कि भाई अटैक करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी आपके एम्पायर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ऑलरेडी आपके राज्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको हमारे ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। फाइनली अशोक के कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है, तो भाई एक स्क्रिप्ट कुछ जगह पर मिली, कुछ जगह पर पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले, कुछ जगह पर केव इंस्क्रिप्शंस मिले, जिन्हें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख कहते हैं। फाइनली अगर हम लोग बात करें
सबसे पहली बार इसके जो इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट किए गए वो टी फैथरल ने फाइंड आउट किए और जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था। और सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन पढ़ा था वो पढ़ा था खरोष्टी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? फर्स्ट इन खरोष्टी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? खरोष्टी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? खरोष्टी लैंग्वेज में। तो अशोक के टाइम पीरियड पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? सबसे पहले खरोष्टी। खरोष्टी के अलावा दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी? यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पर इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कैसे करते थे। सोचो क्या पावर रही होगी लोगों की। खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, ये तीन क्या थी? मेजर लैंग्वेज थी। इसके अलावा एक लैंग्वेज और मिलती है जिसका नाम क्या है? प्राकृत। क्या नाम है? प्राकृत। फाइनली सबसे पहले दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कहां पे? मनसेरा और शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लैंग्वेज में। कौन सी? खरोष्टी लैंग्वेज में। फिर आता है लगमान एंड तक्षशिला का अरमाइक लैंग्वेज में। फिर आता है शानगुन एंड कांधार का, ये बाइलैंग्वेज था, अरमाइक और एक और लैंग्वेज खरोष्टी के साथ इसको मिक्स करके लिखा गया था। फिर इस समय पर प्राकृत भाषा भी क्या मिलती है? कई जगह पर देखने को हमको मिलती है, जो कॉमन लैंग्वेज की तरह से लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल की गई। एज वेल एज अगर हम लोग देखें अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है उसमें ज्यादातर जो जानकारी है वो 27 वर्ष तक की जानकारी, मतलब 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक की जानकारी है। फाइनली एरेगुडी इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन कैसा था? जो राइट टू लेफ्ट लिखा गया था। अब राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है तो ये बड़ी अनोखी चीज है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? देखो सबसे बड़ी बात है कि इसको लिखने का जो तरीका होता था वो बड़ा यूनिक होता था। ये इस तरीके से लिखी जाने वाली लैंग्वेज थी, ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। तो इससे क्या होता था? फ्लो बनता था लैंग्वेज का। क्या बनता था? फ्लो बन जाता था लैंग्वेज का। तो इस वजह से ये लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाती थी। हिंदी वालों के लिए यहां पर दे रखा है। अब यहां पर देखना है आपको मैप। अगर मैप देखोगे तो कांधार, शहबाजगढ़ी, मनसेरा, यहां पर आ जाओगे तो रामपुरवा, ठीक है, लौरिया, ठीक है, धावली, जौगढ़, अमरावती, ठीक है, येरईगुड़ी, यहां पर आओगे सोपरा, यहां पे आओगे गिरनार। तो हमारे पूरे के पूरे बॉर्डर जहां जहां उसकी टेरिटरी थी उसने अपनी टेरिटरी के हिसाब से इन अभिलेखों को क्या करवाया? लगवाया था, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि भाई ये मेरी टेरिटरी है और यहां पर क्या नियम कायदे कानून है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको क्लियरली क्या करना था? लोगों को बताना था, मेंशन करना था। इसलिए इस तरीके से क्या किया? चारों तरफ ये अभिलेख लगाए गए। फाइनली यहां पर भी आप देख सकते हैं जो मेजर है कांधार ग्रीक लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अगर आगे बात करें तो शाहबाजगढ़ी खैबर पख्तून पाकिस्तान में देखने को मिलता है खरोष्टी लैंग्वेज में। फिर आता है मनसेरा रॉक इंस्क्रिप्शन, ये भी कहां पर है? खैबर पख्तून के रीजन में हमको देखने को मिलता है। फिर आता है कालेसी, ठीक है, ये कहां पर है? देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। फिर आता है गिरनार, जूनागढ़ वाला रीजन। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर हमको क्या मिलती है? सुदर्शन लेक मिलती है। सुदर्शन लेक मिलती है, जिस लेक का इसने क्या करवाया था? कंस्ट्रक्शन करवाया था, इसे रेनोवेट करवाया था आगे चलकर। फिर आता है सोपरा, थाने महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर आता है धौली, ये भुवनेश्वर में देखने को मिलता है उड़ीसा में। फिर आता है जौगढ़, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। फिर आता है कौन सा? संती, कालबुर्ज डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। एंड फिर आता है एरेगुड़ी, ठीक है, ये गोंडी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने हैं, सिर्फ वही याद रखो जो जरूरी है, बाकी को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। सबको याद रखने की यहां पे जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ है ना?
फाइनली शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बारे में बात करें तो नो डाउट इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र जो कि इसका क्या था? सेनापति था और एक ब्राह्मण था। क्या था? एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी, पहली ब्राह्मण डायनेस्टी, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग थी। क्या थी? बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग थी। पुष्यमित्र शुंग, इसने अपनी दो कैपिटल बनाई, एक पाटलिपुत्र और एक विदिशा। विदिशा मतलब कि इसने जो पार्ट था उसको क्या किया था? अपने कंट्रोल में लिया था, कैप्चर किया था। क्यों किया था कैप्चर? रीजन क्या था कैप्चर करने के पीछे? है ना, रीजन क्या था कैप्चर करने के पीछे? है ना। अब मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं इस समय पर? उज्जैन, मथुरा, साकेत, सांची और कपिलवस्तु। अगर आप इन चीजों को नोट करोगे तो इसका मतलब, इन मेजर सिटीज को बताने का मतलब ही यही है कि अब एम्पायर क्या हो गया? सिकुड़ रहा है। क्या हो गया? छोटा हो गया है। एम्पायर कैसा हो गया? छोटा हो गया है ना। स्मॉल साइट्स केवल रह गई हैं अब इनके पास, इंपॉर्टेंट। सेंटर इंडिया में ये क्या हो गए हैं? केवल रह गई हैं। नॉर्दर्न इंडिया के भी सेंटर पार्ट में केवल ये रह गए, बाकी पूरे एरिया किसी और के कंट्रोल में चला गया। अभी आप मैप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां पे राजा आया कौन? पुलकेशन सेकंड, है ना, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग फाउंडर था, मौर्यन एम्पायर को एंड किया, ठीक है, कॉन्कर किया विदिशा को, एंड आल्सो अटैक ऑन खारवेल। खारवेल मतलब कि कौन सा वाला रीजन? उड़ीसा वाला रीजन, कलिंग वाला रीजन। इसी के, यहां से इसको हटा देते, इसी के कोर्ट में, इसी के कोर्ट में कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था? महाभाष्य लिखा था, साथ ही साथ योग सूत्र लिखा था। क्या योग सूत्र लिखा? योग सूत्र जिसमें योगा की इंफॉर्मेशन थी, और महाभाष्य जो अष्टाध्याय पर लिखा गया था। और अष्टाध्याय के राइटर कौन थे? पाणिनि। क्या था? एक संस्कृत ग्रामर थी। क्या थी? एक संस्कृत ग्रामर थी। क्या थी? एक संस्कृत ग्रामर थी। क्या थी? एक संस्कृत ग्रामर थी। तो ये सारी चीजें याद होगी। फाइनली अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में बात करें तो ये सन था पुष्यमित्र शुंग का, ठीक है। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था मालविकाय अग्निमित्रम। नाम में ही क्लियर लिखा है मालविका। तो मालविका से अग्निमित्र को हुआ था प्यार, उसी प्यार के चलते बुक लिखी गई मालविका अग्निमित्रम। किसने लिखी थी? कालिदास ने, गुप्ता टाइम पीरियड पे जाकर। तो मालविका जब अग्निमित्रम लिखी गई तो इस बुक में इसके और मालविका के संबंध थे। और मालविका कहां से थी? मालविका आती थी विदर्भ से। और यही रीजन है, मालविका कहती है यार तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या मेरे लिए तुम विदर्भ को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते? समझा करो, विदर्भ तुम्हारी ससुराल है। ससुराल पर कौन राज करता है? तुम दामाद हो, भगवान हो, है ना। और तुम दामाद हो, तुम जब भी घर पहुंचोगे तो मेरे भाई जो तुम्हारे साले हैं वो जीजा जी करके पैरों में तुम्हारे आ जाएंगे। तो ऐसे तो मत करो, है ना। बात समझ में आई? तो फाइनली बात समझ में आई यहां पे? अरे वो रामदेव बाबा वाला पतंजलि नहीं है, वो पतंजलि वो अलग है, ठीक है, ठीक है।
अरे क्या हो गया बेटा? चाणक्य का रोल चंद्रगुप्त तक था, चंद्रगुप्त से आगे बढ़कर फाइनली ये रोल पहुंचता है आपका क्या बोलते हैं, बिंदुसार, और बिंदुसार से फाइनली अशोक तक का आता है। पर अशोक के टाइम पर चाणक्य उतने एक्टिव नहीं थे। चाणक्य अपने अंतिम दिनों में कहां गए किसी को नहीं पता, ठीक है। चाणक्य अपने अंतिम दिनों में कहां गए किसी को नहीं पता। क्लियर? फाइनली अग्निमित्र पता चल गया तुम्हें? इस प्यार में साजिश लग रही है। तो फाइनली खैर कोई बात नहीं, बट होता यही है कि मालविका से विवाह के चलते ये क्या करता है, विदर्भ को इंडिपेंडेंट कर देता है। क्या करता है? इंडिपेंडेंट कर देता है। इसके बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम था वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। वसुमित्र फाइनली यहां पे क्या करता है, अग्निमित्र से बात गद्दी पर बैठता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कर नहीं पाया। फिर आता है लास्ट में देवभूति, और देवभूति की हत्या कर देता है कौन? वासुदेव कणव, जो कि इसका कौन था? मिनिस्टर था। इसका कौन था? मिनिस्टर था। बस इतना ही बात है। क्लियर? फाइनली अब देखो, अगर कई लोग ये कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था, ये जो पुष्यमित्र शुंग था, मैं यानी यहां पर इसलिए भी नहीं बोला कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता। कई लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और इसने क्या किया था, बौद्धिज्म को नुकसान पहुंचाया था, बौद्ध धर्म की स्तूपों को तोड़ा था। पुष्यमित्र शुंग केवल और केवल बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए रहा है। अगर तुम देखोगे ये पूरा का पूरा राजवंश 100 साल केवल रहा है। क्या 100 साल में 84,000 स्तूप तोड़े जा सकते हैं? अशोक क्या अपने 50 साल में 84,000 स्तूप बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता। बट यहां पर यह बात बोली गई, पर यह बात यहां पे आकर झूठ साबित हो जाती है। क्या? पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया, साथ ही साथ भरूच जो स्तूप है उसका भी कंस्ट्रक्शन क्या करवाया था? पूरा करवाया था। अगर उसने स्तूपों का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि उसने तोड़ा हो? फाइनली ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में से एक है अगर देखा जाए तो, अशोक ने शुरू करवाया था, एंड शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ये क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। ये एक सबसे बड़ी बात है। सेमी सर्कल्ड एक कंडीशन है, बाहर एक चबूतरा बना हुआ है, सीढ़ियों बनी हुई है, तो ये सब की सब कंस्ट्रक्ट किसने करवाई थी? शुंग वंश में हुई थी। फाइनली यहाँ पे भरूच स्तूप के साथ भी सेम वही कंडीशन है, कंप्लीट किसने करवाया था? शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे हुआ था। इस पर एक सर्कल देखने को मिलता है, ये सर्कल भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई कहानी को बताता है। फाइनली अब आता है कण्व वंश। कण्व वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें, किसके बारे में? कण्व डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कण्व डायनेस्टी सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी थी। क्या थी? सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है, क्या थी? सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी थी। फाइनली क्या थी? सेकंड ब्राह्मण डायनेस्टी थी। कब से कब तक रूल किया है? कौन कौन आए? सबसे पहले वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व के बाद भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद नारायण, नारायण के बाद सुशर्मन, एंड सुशर्मन के बाद फाइनली ये एंड हो गया वंश। सुशर्मन की हत्या की जाती है, ये भी मैं लिख देता हूं, किल्ड बाई सिमुक, किल्ड बाई सिमुक। अब ये आप देख लो, इस समय पर ये केवल रह जाता कण्व वंश के समय पर। और यही चीज अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पूरा एरिया ये था पुष्यमित्र शुंग के समय पर। बस इतना फर्क पड़ा है। सोचो कहां पर यहां तक फैला हुआ था पूरा का पूरा राज्य, यहां तक फैला हुआ था पूरा का पूरा राज्य अशोक के समय पर। सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ और सिर्फ यहां तक रह गया। पुष्यमित्र शुंग ने वापस से इसको एक्सटेंड किया, एंड फिर कण्व के टाइम पर वापस से छोटा हो गया। तो प्रॉब्लम वही थी कि जैसे ही शांति का पाठ तुमने पढ़ना शुरू किया, एम्पायर तुम्हारा डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। हाँ भाई, काफी सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, चिंता मत करो परमार जी। फाइनली
अब संगम एरा के बारे में बात करते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। अभी हम लोगों ने एक मैप देखा था पीछे, कहां गया वो अशोक वाला, ये वाला एरिया, ऊपर भी मैंने तुम्हें दिखाया था, कहां गया वो दूसरा मैप, ये वाला एरिया, कि यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे उस समय पर क्या थे, मेन एम्पायर थे। कौन कौन से एम्पायर थे देख लो भाई। पहला चेरास, दूसरा चोलास, तीसरा पांड्यास। इनकी कैपिटल क्या थी, वंजी। इनकी उरैयूर और इनकी मदुरई। क्या थी, मदुरई। अब इसे संगम एरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन तीन वंशों ने एक साथ मिलकर काम किया है, और इस तीनों वंशों के टाइम पीरियड पे जो काम चल रहा है वो किसके बारे में चल रहा है, वो बुक्स को लेकर चल रहा है। बुक्स मतलब कि लिटरेचर को लेकर चल रहा है। किसको लेकर चल रहा है, लिटरेचर को लेकर चल रहा है। तो मुजरी और तुंडी इनके मुख्य क्या थे, पोर्ट्स थे। फिर वहीं पर हम लोग बात करते हैं कावेरी पट्टनम या पूहर, एंड फिर बात करते हैं कौन सा, कोरकी एंड, जो कि एक फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इनका सिंबल क्या था, बो एंड एरो, इनका टाइगर और इनका फिश। इनके फेमस रूलर कौन है, शेन गुटवन। इनके कराईकलन, कराईकलन वही हैं जिन्होंने सबसे पहला डैम बनवाया था, याद है, ज्योग्राफी में पढ़ा था हम लोगों ने। फर्स्ट डैम कावेरी रिवर पर, किस पर, कावेरी रिवर पर, याद है। कराईकलन हम लोगों ने पढ़ा था, 3 डैम लिखे थे, सबसे नीचे जो डैम लिखा था 100 BC 100 ED, वो यही वाला है। एंड फिर आता है कौन सा, निडोयू जेलियन। तो 3 यहां पर मेन एम्पायर्स हमको देखने को मिलते हैं। फाइनली संगम कौन से हुए, 3 संगम हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हो रहा है मदुरई में, दूसरा हुआ है कपाड़पुरम में, और तीसरा हुआ है फिर से मदुरई में। इस मदुरई को कई बार उत्तर मदुरई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तर मदुरई। अब इसमें किया क्या जा रहा है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लिटरेचर का काम किया गया। तो लिटरेचर क्या है, यहां पर नील, क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, बहुत बड़ा क्या आया था, फ्लड आया था, उसकी वजह से इस समय का जो भी लिटरेचर था वो सब का सब व्हाइट वॉश हो गया। फिर आता है तोलकाप्पियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहीं से आती है तमिल लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ। क्या हुआ, तमिल लैंग्वेज का यहीं से क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ या फाउंडेशन माना गया। ठीक, फिर इसके अलावा आगे चलकर इटुगई एंड पुट्टू पुट्टू जैसी भी कई पुस्तकें हमको देखने को मिलती हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ पूछेगा तो तोलकाप्पियम पूछ सकता है, जो कि तोलकाप्पियर ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तोलकाप्पियर ने लिखी थी, जो कि इस समय के चेयरमैन भी थे। तो पहले चेयरमैन कौन है, अगस्त्यार, दूसरे में अगस्त्यार और तोलकाप्पियर दोनों है, और तीसरे में मुथुरम्मा और नक्कीकर है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नक्कीकर। कौन है, नक्कीकर। क्लियर। तो संगम एरा के बारे में अगर कुछ भी पूछेगा बस इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा ना तो पूछ सकता है या फिर पूछेगा ही नहीं। संगम एरा के बारे में ना तो इससे ज्यादा पूछेगा और वैसे भी पूछ भी नहीं सकता जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी संगम एरा के बारे में अगर देखोगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है भी नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन है भी नहीं, और एग्जामिनर को भी पता है कि तुम इतना डीप क्यों ही पढ़ोगे। क्लियर। फाइनली अब यहां पे आता कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में बात करें तो इसे कुजूल कैटफिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था। किसने एस्टेब्लिश किया था, कुजूल कैटफिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था। किसने किया था, कुजूल कैटफिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक ये एम्पायर चलता है। इस समय पर जो मेजर किंग, मतलब अगर देखा जाए कि रिलीजियस इंफॉर्मेशन क्या दिखती है, तो हमको ग्रीक दिखती है और बौद्धिज्म दिखती है। बट ग्रीक की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे पता चलता है ग्रीक से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो यहां पर हिंदुइज्म की मिल रही है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि इस वंश के जो राजा हुए हैं, कुजूल कैटफिशस, विम कैटफिशस,
इन दोनों के ही सिक्कों में किसकी जानकारी मिली है? शिव, नंदी, त्रिशूल। अब जब इन सब की जानकारी मिल रही है, इसका मतलब ये लोग किसकी पूजा करते थे, किसके फॉलोवर थे? एंड यहां पर जो कनिष्क है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कनिष्क भी क्या था एक्चुअल में? हिंदुइज्म या शिव का उपासक था। आगे चलकर ये शिव के उपासक से किस में बदलता है? बौद्धिज्म में बदलता है। तो पहले ही किसका था? शिव उपासक था, और शिव उपासक से क्या बनता है? बौद्धिज्म में जाता है। किस में जाता है? बौद्धिज्म में जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? लाइट्स आर गॉन। अच्छा, नो डाउट प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे, तो थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखना, क्लास को हैम्पर मत होने देना। इनकेस अगर तुम्हारे यहाँ लाइट वाइट गई हुई है, कुछ हुआ है तो प्लीज। अच्छा, आवाज आ रही है जहां पर तुम लोग हो? चलो थोड़ा ध्यान रखना। इनकेस तुम्हें अगर हूटर सुनाई दे रहा हो, एयर सायरन सुनाई दे रहा हो, तो प्लीज थोड़ा पैनिक मत करना, थोड़ा आराम से ध्यान रखना, ठीक है? पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें किसी को। हाँ 7 बज गया, मैंने भी अभी ध्यान दिया, 7 बज चुका है, बल्कि ऊपर ही हो गया है टाइम। अच्छा, हाँ वो थोड़ा टाइम सब जगह अलग अलग रखा गया। बस ये मेक श्योर करना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग आपस में अरे और सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कनिष्क के कॉइन्स के बारे में अगर बात करें तो मेजरली गोल्ड में हमको कॉइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? 30 डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज। फाइनली लास्ट किंग कौन है इसमें? तो वासुदेव वाज द लास्ट किंग। कौन था लास्ट किंग? यहाँ पे वासुदेव था। अब इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो कैटफिशर्स, या फिर कई जगह पर कुजूल कैटफिशर्स आता है, कहीं पर विम कैटफिशर्स आता है, उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। उसके द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर? इसके कॉइन्स में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे पता चलता है कि इसके पास काफी बड़ा इंडिया का हिस्सा था, ठीक है? बनारस और इंडस रिवर तक का रीजन था। इट मींस कि ये काफी हद तक क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करके बैठे हुए थे, ठीक है? आगे चलकर अगर हम लोग बात करें तो कई और रीजन्स के बारे में भी इनके सिक्कों में जानकारी हमको मिलती है, जिससे पता चलता कहां तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी। अब जिस हिसाब से सीमाएं देखी जाए तो 100% है कि यहां पे नर्मदा नदी का रीजन है, यहां पर क्या है, नर्मदा नदी का रीजन है, और यहां पर गंगा रिवर का रीजन है, और ये पूरा रीजन इनके कंट्रोल में था। अब मूलतः ये लोग आए कहां से थे? ये चाइना की एक ट्राइब से आए थे। कहां से आए थे? चाइना की ट्राइब से आए थे। ये जो चाइनीज ट्राइब थी इसका नाम क्या था? यूची। क्या नाम था? यूची ट्राइब। क्या नाम था?
यूची ट्राइब, और इसी यूची ट्राइब से ये लोग क्या हुए थे, भारत आए थे। अब ये यूची ट्राइब जब भारत आती है तो इनको ये तो पता था हम तो आए हैं, क्या पता हमारे पीछे और भी लोग आए, तो उनसे भी क्या करना, हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो कनिष्क 78 से लेकर 120 बीसी तक इसका कंट्रोल रहता है, सॉरी एडी तक इसका कंट्रोल रहता है, ठीक है। ही वॉज द पर्सन जो क्या करता है, शाक्य एम्पायर के बारे में बताता है। शाक्य एम्पायर मतलब एक कैलेंडर था, ये क्या था, एक कैलेंडर था। और इस कैलेंडर का यूज किसने किया था, आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के टाइम पर इसी का यूज करती है। एक्चुअल में यूज तो विक्रम कैलेंडर को किया जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, एक क्लास मैं और लूंगा भी एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाली, उसमें मैं कुछ ऐसे हिडन एम्पायर्स के बारे में बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना। बेटा बताया तो सही, चाइना से आए थे, चाइना की यूची ट्राइब, चाइना। फाइनली इसने पाटलिपुत्र और बोध गया तक के रीजन को क्या किया, अपने कंट्रोल में लिया, एज वेल एज ये और भी कई रीजन को क्या करता है, अपने कंट्रोल में लेता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा था, कश्मीर का था। इसी कश्मीर का ये क्या करता है, जब प्रॉपर इन्वेड करता है तो यहां पर एक सिटी स्टेब्लिश करता है जिसका नाम क्या था, कुंडलवन। क्या नाम था, कुंडलवन। इसी कुंडलवन में क्या करता है, ये आगे चलकर काउंसिल भी करवाता है, किसकी, बौद्धिस्ट काउंसिल। क्या करवाता है, बौद्धिस्ट काउंसिल भी करवाता है। फाइनली इसके अलावा इसके पास मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और बनारस जैसे रीजन भी थे। अब क्योंकि चाइना, अगर ये चाइना से आ सकता, कोई दूसरा भी तो चाइना से आ सकता है, इसके लिए क्या करता है, सिल्क रूट डेवलप करता है। क्या करता है, डेवलप्ड द सिल्क रूट। क्या करता है, सिल्क रूट भी डेवलप करता है। क्या करता है, सिल्क रूट भी डेवलप करता है। फाइनली काशगर, यारकांद एंड खातून, ये जो टेरिटरीज थी इनको भी ये क्या करता है, प्रॉपरली कंट्रोल करता है। साथ ही साथ गांधार तक के रीजन्स तक क्या करता है, अपनी बॉर्डर को एक्सटेंड करता है। क्लियर है, क्लियर, क्लियर। फाइनली अपनी कैपिटल बनाता है कौन सी, पहली पुरुषपुर और दूसरी पेशावर। कौन सी, पुरुषपुर और पेशावर। पुरुषपुर कहां पर है भाई, सीधी सी बात है, पेशावर पाकिस्तान वाला रीजन है ना, और दूसरी कौन सी है, मथुरा। मथुरा कहां पर है, इंडिया वाला रीजन। तो दो कैपिटल बनाने के पीछे मेन रीजन क्या था, ताकि कंट्रोल स्टेब्लिश कर सके प्रॉपर, क्योंकि इसकी टेरिटरी इंडिया में नहीं थी, चाइना से शुरू होती थी और इंडिया की तरफ इस तरीके से जाती थी, ऐसे कुछ बनी हुई थी इसकी टेरिटरी, आधा इंडिया इसके पास था इसलिए। तो दो कैपिटल बनाई और दोनों कैपिटल्स को इसने क्या किया, प्रॉपरली यूज किया। इसके संबंध बौद्ध धर्म से भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद क्या करता है, ग्रीक से हिंदुज्म की तरफ गया, हिंदुज्म से फिर बौद्धिज्म की तरफ गया। किसकी तरफ गया, बौद्धिज्म की तरफ गया। तो एक के बाद एक चेंज कर रहा है। दूसरा, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन इसके कॉइन्स में कई जगह देखने को मिलती है। हमको कहां पर देखने को मिलती है, इसके कॉइन्स में देखने को मिलती है। किसमें, कॉइन्स में देखने को मिलते हैं। इसके कॉइन्स अगर आप लोग देखोगे तो उसमें भगवान शिव की आकृति मिलेगी, बिल्कुल वही आकृति जो आकृति आप लोग भगवान शिव की देखते हो। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में त्रिशूल, जटाएं बनी हुई हैं, गले में सांप है, एग्जैक्ट वो आकृति आपको इसके सिक्कों में देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप जो भगवान शिव देख रहे हो वो ऐसा नहीं है कि आप ही देख रहे हो, मन गढ़ंत मत मानना। सोचो इससे हजारों साल पहले, हमसे भी हजारों साल पहले लोग यही कल्पना कर रहे थे भगवान शिव की। फाइनली ये बौद्धिज्म की महायान ब्रांच को क्या करता है, फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, महायान ब्रांच को फॉलो करता है। और महायान के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे मॉडरेट ब्रांच थी,
बहुत ज़्यादा लिबरल थी, तो आसानी से इसको ज्वाइन किया जा सकता था। ठीक, आसानी से ज्वाइन किया जा सकता था। फाइनली इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में किंग ऑफ किंग भी कहा गया। क्यों? क्योंकि भाई बौद्धिज्म को पैसा दे रहा है, बौद्धिज्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो बड़ी बड़ी बातें तो होंगी उसको, है ना। बट यहीं पर इससे गलती होती है और इसका एम्पायर भी क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। देखो कैसे। फाइनली इसके टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स डेवलप हुई, एक गांधार आर्ट और दूसरी मथुरा आर्ट। गांधार आर्ट जो डिपेंड करती थी ग्रीक कल्चर पर, किसके ऊपर, ग्रीक इंफॉर्मेशन के ऊपर, और वहीं पर मथुरा आर्ट किसके ऊपर डिपेंड करती थी, इंडियन आर्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। यहां पे चीजों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था गांधार में, जबकि इंडियन आर्ट में ऐसा नहीं था, जो जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसे है। फाइनली कनिष्क ने अपने टाइम पीरियड पे कई सारे स्तूपों का भी निर्माण करवाया, जिसमें से पेशावर में भी हमको स्तूप देखने को मिलता है, और जो पुराने स्तूप थे उनको जीर्णोद्धार करवाया, उनको रिकंस्ट्रक्ट करवाने का भी काम किया। ठीक है, इसने कई सारे बौद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा सेंट्रल एशिया और चाइना में, सेंट्रल एशिया और चाइना में कई सारे बौद्धिस्ट स्कॉलर इसके टाइम पीरियड पे देखने को मिले, जिसमें से एक आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन वही है जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। ये जो माध्यमिक सूत्र है, अगर इसके बारे में बात करें, इसी में हमको एक थ्योरी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब तुम कहोगे तो आइंस्टाइन ने दी थी, पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअल में आध्यात्मिक रूप से इसका प्रेजेंटेशन सबसे पहले नागार्जुन ने किया था, E=mc का स्क्वायर। अश्वघोष इसके टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं। अश्वघोष वही है जिन्होंने बौद्ध चरित लिखी थी। जिसे बौद्धिज्म की रामायण कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि बिल्कुल रामायण की टू द कॉपी दिखेगी आपको। फिर आते हैं कौन, वसुमित्र। कौन आते हैं, वसुमित्र, जो कि जैनिज्म की काउंसिल को, लास्ट काउंसिल को लीड करेंगे। फाइनली अश्वघोष बौद्ध चरित, ये मैंने आपको बता ही दिया, एक फिलोसफर थे, पोइट थे, प्ले राइटर थे। नागार्जुन ये आपको पता चली गया, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, फाइनली इन्हीं के दरबार में चरक भी थे। चरक कौन है, एक फिजिशियन है, डॉक्टर है। इन्होंने लिखी थी चरक संहिता। कौन सी बुक लिखी थी, चरक संहिता। क्या लिखी थी, चरक संहिता। इसी टाइम पीरियड पे होती है फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल। क्या होती है, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसमें बौद्धिज्म क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। डिवाइड क्यों हो जाता है भाई, एक ब्रांच को तो आप बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और दूसरी ब्रांच को कुछ दे ही नहीं रहे, इस वजह से। फाइनली अगर कनिष्क के बारे में बात करें तो ही वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कौन था, वासुदेव था। ठीक है, इसके वासुदेव के आने के बाद फाइनली क्या होता है, एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे हमको यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। कहां पे, मथुरा में। कभी आप मथुरा जाओ तो मथुरा में बहुत सारे जो आपको मंदिर है, मंदिर जाओ, सब कुछ करो, बट एक चीज और करो, क्या कि मथुरा में आपको जो म्यूजियम है वो जरूर देखना चाहिए। लास्ट, ही आल्सो वर्शिप द शिवा, ये शिव का भी उपासक था। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन है यार, इसे मैं अभी फिलहाल करवा नहीं पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अभी करंट अफेयर की क्लास है ठीक 5 मिनट के बाद, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे।
फाइनली अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल जो डिफेंस वाला का यूट्यूब चैनल है वहां पर मिलते हैं। वहां पे करंट अफेयर की जरा क्लास है, उसको करते हैं यार, ठीक है। मार्च मंथ का करंट अफेयर आप लोगों के सामने थोड़ा आसान तरीके से, आसान भाषा में लेकर आऊंगा मैं। तो फिलहाल आज के लिए मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।